हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन मौर्य आप सबका एक बार फिर से इनकेम क्लासेस में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज आपको हम पढ़ाएँगे आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर की जीके जीएस की क्लास नंबर यह तुम्हारी 8 है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम 7 क्लास जो है अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो सभी वीडियो देख लें, क्योंकि यहाँ पर आपको हम जो है क्वेश्चन कराते हैं, उस एक क्वेश्चन कराते हैं, उस क्वेश्चन के साथ में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं, उन सबका जो है हम डिस्कस करते हैं, ताकि आपकी परीक्षा में उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो वह गलत ना हो सके। तो फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है कि यह पूरी वीडियो ज़रूर देखें और जो है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन-सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 परम 8000। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? यह है परम 8000। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उनको डिस्कस करेंगे, जो आपकी परीक्षा में ज़रूर आएँगे। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले कि कंप्यूटर के जनक कौन हैं? तो हो जाएँगे चार्ल्स बेबेज। कौन हो जाएँगे? चार्ल्स बेबेज। अगर आपसे पूछ ले यहीं पर कि प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन-सा है? तो उसका नाम है मार्क 1। क्या है? मार्क 1। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन-सा है? तो यह तुम्हारा हो जाएगा ENIAC। कौन-सा हो जाएगा? ENIAC। अगर आपसे पूछ लिया कब बनाया गया था? तो यह बना था 1946 में। कब बना था? 1946 में। अगर आपसे पूछ ले कि इसको बनाया किसने था? तो इसको बनाया था जॉन मार्कले और जे.जे. एकर्ट ने। किसने बनाया था? जॉन मार्कले और जे.जे. एकर्ट ने। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कौन-सा है? तो यह हो जाएगा यूनिवेक। कौन-सा हो जाएगा? यूनिवेक। अगर आपसे यूनिवेक की फुल फॉर्म पूछ ले तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगर आपसे पूछ ले कि इसको किसने बनाया था? तो इसको बनाया था जॉन वॉन न्यूमैन, जॉन मार्कले और जे.जे. एकर्ट। इन 3 लोगों ने मिलकर जो है इसको बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एंटोनियो गुटेरस। कौन हो जाएगा? एंटोनियो गुटेरस। अगर आपसे पूछ ले यह कहाँ के रहने वाले हैं? तो यह पुर्तगाल के रहने वाले हैं। कहाँ के? यह पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और अगर आपसे पूछ लिया किस नंबर के प्रेसिडेंट हैं तुम्हारे महासचिव हैं? तो यह तुम्हारे 9th नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 9th नंबर के। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम संयुक्त राष्ट्र संगठन का निपटारा करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन, इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे पूछ ले कि ये जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है इसका नाम किसने दिया था? तो इसका नाम दिया था एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इन्होंने जो है संयुक्त राष्ट्र संगठन नाम दिया था। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। अगर आपसे पूछ ले कि इसमें संस्थापक सदस्य कितने हैं? तो कुल 51 देश थे। कितने थे? 51। जिसमें से 51वां कौन था? पोलैंड था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 51वां देश कौन-सा था? अगर आपसे पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। यहाँ पर जो है इसका मुख्यालय स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में से इसमें कुल कितने देश सदस्य हैं? तो कुल 193 देश सदस्य हैं। अगर आपसे पूछ ले कि 193वां देश कौन-सा है? तो तुम्हारा दक्षिण सूडान है। कौन-सा है? दक्षिण सूडान। और जो है इसमें कुल 6 भाषाएँ जो है प्रयोग की जाती हैं। कौन-कौन सी हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रसियन और स्पेनिश। ये जो है 6 भाषाएँ इसमें प्रयोग होती हैं। यही जो तुम्हारा क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अगर आपसे पूछ ले कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो या तुम्हारे थे ट्रिगवेली। कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्वे। नॉर्वे की अगर राजधानी की बात करें तो ओस्लो हो जाएगी। और मुद्रा चलती है यहाँ पर क्रोन। कौन सी? क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में हम कुछ प्रमुख चोटियां जो है इनको डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। यह जो कंचनजंगा है भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी अगर कुल लंबाई की बात करें तो 8586 मीटर है। कितनी है? 8586 मीटर। और यह जो चोटी है विश्व में ऊंचाई में तीसरे स्थान पर आती है। किस स्थान पर? तीसरे स्थान पर। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह तुम्हारी है माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। इसकी अगर कुल ऊंचाई आपसे पूछ ले
तो इसकी कुल ऊंचाई हो जाएगी 8,848.86 मीटर। ये इसकी जो है कुल ऊंचाई हो जाएगी। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि विश्व में सेकंड स्थान पे जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या तुम्हारी हो जाएगी गाडविन ऑस्टिन केटू। कौन सी? गाडविन ऑस्टिन केटू, ये हो जाएगी। अगर इसकी कुल ऊंचाई ऊंचाई पूछ ले आपसे तो यह हो जाएगी 8611 मीटर। कितनी हो जाएगी? 8611 मीटर। और यह जो चोटी है भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डेनमार्क। क्या हो जाएगा? डेनमार्क। इसका जो है डेनमार्क सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले कि जो फिनलैंड है इसकी राजधानी और मुद्रा क्या है, तो इसकी राजधानी हो जाएगी हेलसिंकी। क्या हो जाएगा? हेलसिंकी। और मुद्रा यहाँ पर चलती है यूरो। क्या चलती है? यूरो। डेनमार्क की राजधानी हो जाएगा कोपेनहेगन, मुद्रा चलती है क्रोन। स्वीडन की हो जाएगा स्टॉकहोम, मुद्रा चलती है क्रोन यहाँ पे। और नॉर्वे की हो जाएगी ओस्लो, मुद्रा क्रोन चलती है। तो फ्रेंड्स, इनकी राजधानी और मुद्रा भी याद रखना, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न जो है आपके बनते हैं। अब आपसे जो है अगर पूछ ले कि सहकारी खेती क्या होता है, तो ये भी देख लेते हैं क्या होता है। सहकारी खेती से तात्पर्य उन कृषि पद्धतियों से है जो व्यक्तियों द्वारा अपनी जोतों और संसाधनों पर अन्य किसानों और एजेंसियों के साथ मिलकर की जाती है। सहकारी खेती का सिर्फ इतना सा मतलब है, जो भी किसान खेती करते हैं, ठीक है, तो जो अपने साधन है वो दूसरों से किसानों पर भी निर्भर रहते हैं और एजेंसियों पर भी निर्भर रहते हैं। इन सबसे जो है मिलकर खेती की जाती है, उसी को कहते हैं सहकारी खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश ने विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर बच्चों को रोग से प्रभाव से मुक्त करने के लिए हेतु अपना पहला मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मलावी। क्या हो जाएगा? मलावी। मलावी जो है इसने जो है अपना पहला मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया था। अब आपसे अगर पूछ ले कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 25 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है अधिक समतापूर्ण विश्व के लिए मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई में तेजी लाना। ये जो है इस वर्ष की थीम है। अगर आपसे पूछ ले कि पहली बार विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया था, तो 2008 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2008 में। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंडों के पास शेयर करें। और जो है ऐसी चीज़ आपको यूट्यूब पर कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन के साथ में आपको एक्स्ट्रा सोल्यूशन जो दिया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कौशल विकास कार्यक्रम का क्या नाम है? तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा आंसर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में जानेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 16 जुलाई 2015 को। कब हुई थी? 16 जुलाई 2015 को। अगर आपसे पूछ ले कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है प्रधानमंत्री युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम। और इस योजना का मुख्य फोकस जो है 15 से 45 वर्ष के बीच बेरोजगार या फिर स्कूल छोड़ चुके युवाओं पर है। इसी पर इसका जो है फोकस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जब क्वेश्चन इस बार पूछा गया था 2018 की थीम पूछी गई थी। 2018 की जो है थीम पूछी गई थी, इसको हमने अपडेट करके 2024 कर दिया है। क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब से मनाया जाता है, तो 5 जून 1972 को पहली बार मनाया गया था। तब से अब तक जो है लगातार मनाया जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वच्छंदता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाएं किस देश से ग्रहण की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फ्रांस। कहाँ से ग्रहण की गई? फ्रांस से। अब इस क्वेश्चन के साथ में भारतीय संविधान के कुछ विदेशी स्रोत पढ़ेंगे, जो तुम्हारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ ले कि मौलिक अधिकार या वित्तीय आपात जो है ये कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से? अमेरिका से लिए गए हैं। अगर आपसे पूछ ले कि संसदात्मक शासन प्रणाली या फिर एकल नागरिकता जो है यह कहाँ से ली गई है,
तो यह ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। कहाँ से? ब्रिटेन से। अगर आपसे पूछ ले कि डीपीएसपी जो है यह कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड से। अगर आपसे पूछ ले कि प्रस्तावना की भाषा जो है यह कहाँ से ली गई है, या फिर समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो यह तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। अगर आपसे पूछ ले कि राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से ली गई है, तो यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? कनाडा के संविधान से। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है यह कहाँ से ली गई है, तो यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगर आपसे पूछ ले कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है यह कहाँ से लिया गया है, तो यह रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? रूस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 AB+। AB+ वाले जो लोग हैं इनको जो है सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है, क्योंकि किसी भी ग्रुप का ब्लड जो है इन लोगों को चढ़ सकता है। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम जो है रक्त समूह के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपकी परीक्षा के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ ले कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। अगर आपसे पूछ ले कि रक्त है क्या, तो रक्त एक जो होता है संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। अगर आपसे पूछ ले कि रक्त जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो इसकी उत्पत्ति होती है मेसोडर्म से। कहाँ से होती है? मेसोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। अगर आपसे पूछ ले कि जो तुम्हारा ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव इसको क्या कहा जाता है, तो इसको सर्वदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वदाता। ओ नेगेटिव को सर्वदाता कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है सर्वदाता। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि AB+ को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है सर्वग्राही, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। जब इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, तो इसके जो है किसी भी प्रकार का जो है रक्त चढ़ सकता है। अगर यहीं पर आपसे पूछ ले कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। किसने की थी? विलियम हार्वे ने। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि यहाँ पर रक्त समूह की बात हो रही है, यहाँ पर रक्त परिसंचरण तंत्र की बात हो रही है। दोनों आंसर अलग अलग हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित या फिर टाइगर रिजर्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा हो जाएगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब इस क्वेश्चन के साथ में कुछ प्रमुख नेशनल पार्क के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। यही तुम्हारा जो है भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी है। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में हाईली नेशनल पार्क के रूप में। इस रूप में हुई थी, हाईली नेशनल पार्क के रूप में इसकी जो है स्थापना हुई थी 1936 में। 1973 में एक टाइगर प्रोजेक्ट आया था, उसके तहत इसको जो है टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। अगर आपसे पूछ ले इसको टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था, तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट के तहत। वर्तमान में अगर इसका नाम पूछ ले, जो तुम्हारा अभी नाम बदला गया है इसका 2022-23 में, तो इसका नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो यह तुम्हारा है नागा अर्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व। या जो अगर पूछ ले कहाँ पर है, तो तुम्हारा आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का 55वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो यह तुम्हारा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। कौन सा है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, यह राजस्थान में स्थित है। इसको भी याद रखना, क्योंकि ये भी तुम्हारा भी नवीनतम टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूर क्षेत्र किस देश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी। जर्मनी जो है यह रूर क्षेत्र जो है महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। अगर आपसे पूछ ले कि रूर क्षेत्र क्या होता है, तो रूर क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जहाँ पर खनिज भंडार सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जहाँ पर खनिज भंडार सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं उसको कहते हैं रूर क्षेत्र। याद रखना, जर्मनी जो है रूर क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गूगल। गूगल जो है यह एक वेब ब्राउजर नहीं है, यह एक सर्च इंजन है। कौन सा इंजन है यह? यह एक जो है सर्च इंजन है।
इसको सर्च इंजन कहते हैं, यह वेब ब्राउज़र नहीं है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें और जो है चैनल भी सब्सक्राइब करने